नमस्कार दोस्तों, मैं फिर उपस्थित हूँ आज एक नए सिद्धांत के साथ। माई सेल्फ डॉक्टर अनिल यादव। दोस्तों, स्वागत है आपका प्रज्ञा एजुकेशन चैनल पर। मित्रों, आज मैं आपको एक ऐसी थ्योरी, ऐसा सिद्धांत पढ़ाऊंगा जो अक्सर बच्चों की ये समस्या रहती है कि ये सिद्धांत पढ़ने के बाद भी समझ में नहीं आता। अक्सर कोचिंग इंस्टीट्यूट में भी इस सिद्धांत को पढ़ाया नहीं जाता है, तो बहुत बच्चों में भी द्विधा बनी रहती है कि इस सिद्धांत को कैसे समझा जाए। ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है और अक्सर परीक्षाओं में इसमें सवाल आते रहते हैं। तो आज का हमारा महत्वपूर्ण सिद्धांत है नैतिक विकास का सिद्धांत, कोहलबर्ग का नैतिक या चारित्रिक विकास का सिद्धांत। विकास का सिद्धांत महत्वपूर्ण सिद्धांत है। ये अक्सर परीक्षाओं में इसमें से वर्तमान में सवाल आते हैं। कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। साथियों, कोहलबर्ग ने नैतिकता के संबंध में अध्ययन किए और नैतिक विकास का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। यहाँ पर हम एक महत्वपूर्ण बात नोट करते हैं सबसे पहले कि कोहलबर्ग जो थे ये अमेरिका के थे। और कोहलबर्ग अमेरिका के थे और इनका जो जन्म था वो 1927 में हुआ था और 1987 में इनका निधन हुआ था। यानी 1927 से लेकर और 1987 तक इनका जो है जीवन काल रहा। इन्होंने बच्चे की नैतिकता के संबंध में अध्ययन किए और बच्चा जन्म के समय नैतिक होता है कि अनैतिक होता है, इस पर अध्ययन किए और अपनी व्याख्या प्रस्तुत की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि नैतिक विकास का सिद्धांत जीन पियाजे ने भी दिया, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ कोहलबर्ग कहाँ के थे। ये सवाल यदि सिंपल सा पूछा जाए तो साथियों कहाँ के थे? अमेरिका के थे। कोहलबर्ग ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया? तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन कोहलबर्ग ने 1969 में किया। 1969 में सिद्धांत का क्या किया? प्रतिपादन किया। आप इस बात को समझे, नैतिक कह दो चारित्रिक कह दो, एक ही बात है। नैतिकता और चारित्रिकता के जो गुण बच्चे में कब विकसित होते हैं, किस अवस्था में कौन से गुण विकसित होते हैं, इसका हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। मेरे साथ बने रहे आप वीडियो में अंत तक, और यदि वीडियो आपको पसंद आए तो इसे शेयर करना नहीं भूले। यहाँ पर 1969 में प्रतिपादन किया और साथियों 1981 में इसने अपने सिद्धांत में संशोधन किया और दूसरा संशोधन 1984 में किया। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, इसमें जो संशोधन है, संशोधन पहला 1981 में किया और दूसरा 1984 में हुआ। यानी कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में 1969 में प्रतिपादित किया, संशोधन 81 और 84 में किए। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात ये बताता हूँ। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नैतिकता के संदर्भ में जो अध्ययन किए, तो नैतिकता के कितने तो स्तर बताए और कितनी अवस्थाएं बताई। ये सवाल अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के कितने स्तर बताए। तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए? कितनी अवस्थाएं बताई। यदि ये सवाल आ जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मैं आपको तथ्य बता रहा हूं। कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इसमें 3 तो स्तर बताए। साथियों, नैतिक विकास के 3 स्तर बताए, ध्यान रखना, 3 स्तर बताए और 6 जो है वो अवस्थाएं बताई। 6 अवस्थाएं याद रखना। नैतिक विकास की कितनी अवस्थाएं बताई? 6। ऑप्शन में यदि 6 हो अवस्था के संदर्भ में तो आपको आंसर 6 करना है। स्तर पूछे, लेवल पूछे तो आपका आंसर होगा 3। तो कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, नैतिकता पर अपने अध्ययन किए। अब मैं आपको ये बताता हूं कि नैतिकता होती क्या है। कोहलबर्ग का मानना है कि जन्म के समय कोई भी बालक ना तो नैतिक होता है और ना ही अनैतिक होता है। अर्थात
बालक का जब जन्म होता है तो समाज में बड़ों से वो अनुसरण करके सीखता है, आज्ञा का मानना, उसके अनुरूप कार्य करना, समाज के नीति नियम मानदंडों के अनुरूप कार्य करना, ये बालक समाज से सीखता है। तो यहाँ पर नैतिकता के गुण सबसे पहले बालक अपने परिवार से सीखता है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, नैतिक शब्द में को अंग्रेजी में मोरल कहते हैं और जो ये मोरल शब्द है ये एक लैटिन भाषा के मोरेस शब्द से बना है। मोरल शब्द जो है ये लैटिन भाषा के एक शब्द आता है मोरेज, इस शब्द से बना है। यहाँ पर नैतिक के लिए अंग्रेजी में वर्ड मोरल आता है। मोरल का हिंदी रूपांतरण नैतिक होता है, मोरलिटी यानी नैतिकता। मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेज शब्द से बना है। इसका अर्थ होता है रीति रिवाज। मोरल शब्द का क्या अर्थ होता है? रीति रिवाज, लोक रीति, यानी कि जो सिद्धांत है, नियम है जो हमारे समाज के हैं, समाज ने जो निर्धारित कर रखे हैं, उन नियमों के अनुरूप यदि जो बालक व्यवहार करता है वो नैतिक कहलाता है, नैतिक आचरण करने वाला कहलाता है। साथियों, इस संदर्भ में एक परिभाषा भी आती है कि जो मनुष्य अपने समाज की मर्यादाओं, रीति रिवाज और परंपराओं के अनुसार चलता है वह बालक नैतिक कहलाता है और इसके विपरीत आचरण करने वाला अनैतिक कहलाता है। ध्यान रखना। तो यहाँ पर ये हो गया नैतिकता का परिचय। अब सवाल ये पूछे कि जन्म नैतिकता बालक क्या करता है, जन्म से प्राप्त करता है कि अर्जित करता है? तो साथियों, नैतिकता हमेशा अर्जित होती है। नैतिकता के गुण बालक सबसे पहले परिवार से सीखता है और जन्म के समय कोई भी बालक ना तो नैतिक होता है और ना अनैतिक होता है। जब बालक लगभग 4 वर्ष का हो जाता है तब बात को समझने लगता है और नैतिकता के गुणों का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। ये कौन बताते हैं? कोहलबर्ग। अब 3 अवस्थाएं हैं और 3 अवस्थाओं को अलग अलग खंडों में बांटा, 3 स्तर हैं, 3 लेवल हैं और 3 लेवल को 2-2 भागों में बांटा। वो कुल अवस्थाएं 6 बताई, उनका हम यहाँ पर विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब सबसे पहले एक बार पुनः आप देख सकते हैं कि कोहलबर्ग ने नैतिक या चारित्रिक विकास का सिद्धांत प्रतिपादित किया। ये अमेरिका के थे। 1927 से 1987 तक इनका जीवन काल रहा। 1969 में इन्होंने इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया। प्रथम संशोधन 1981 और द्वितीय संशोधन 1984 में किया। यहाँ पर कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 स्तर बताए और 6 अवस्थाएं बताई। 3 जो स्तर हैं वो 3 स्तर जो है वो है प्री कन्वेंशन लेवल, कन्वेंशन लेवल और पोस्ट कन्वेंशन लेवल। वो हम अभी चर्चा करेंगे आगे। और 6 अवस्थाएं बताई, यानी एक स्तर को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया। नैतिक जो हिंदी में शब्द है, इस नैतिक को अंग्रेजी में मोरल कहते हैं, अर्थात मोरल का हिंदी रूपांतरण नैतिक होता है। यहाँ पर मोरल शब्द लैटिन भाषा के मोरेज शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है रीति रिवाज या लोक रीति या परंपरा। अब हम बात करते हैं नैतिक विकास का जो सिद्धांत है, इसके 3 स्तरों की। 3 स्तरों में सबसे पहला जो स्तर या लेवल आता है जिसे हम कहते हैं प्री कन्वेंशन लेवल। पहला जो हमारा लेवल है वो है प्री कन्वेंशन लेवल, पूर्व परंपरागत स्तर। सबसे पहला स्तर है पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर को हम ऐसा भी कह सकते हैं प्राक रूढ़िगत स्तर या प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर। इसे हम इंग्लिश में कहते हैं प्री कन्वेंशन लेवल। प्री कन्वेंशन लेवल, प्री कन्वेंशन लेवल कहते हैं इसको, पूर्व परंपरागत स्तर। साथियों, इस पूर्व परंपरागत स्तर को 2 भागों में विभाजित किया और 2 भाग में कौन कौन से विभाजित किया वो हम देखते हैं। सबसे पहला इसका जो विभाजन किया वो आता है आज्ञा व दंड की अवस्था। आज्ञा व दंड की अवस्था। अभी हम एक एक को समझेंगे। आज्ञा व दंड की अवस्था, पहली अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर की।
दूसरी जो अवस्था है वो है सरल अहंकार की अवस्था। सरल अहंकार की अवस्था। दो अवस्थाओं में क्या किया, विभाजित किया। अब हम समझते हैं सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर क्या है, प्री कन्वेंशन लेवल क्या है। मित्रों, पूर्व परंपरागत स्तर को प्री कन्वेंशन लेवल कहते हैं। यहां पर पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशन लेवल को दो भागों में बांटा। अब सबसे पहले पूर्व परंपरागत स्तर की आयु क्या है ये हम देखते हैं। साथियों, किताबों में आपको अलग अलग मिलेगी, वीडियो में आपको अलग अलग मिलते हैं। 0 से स्टार्ट कर देते हैं, 0 से 2 वर्ष। साथियों, जन्म के समय बालक ना तो नैतिक होता और ना अनैतिक होता है, और नैतिकता इतनी जल्दी बालक नहीं सीखता है। जब तक बालक में विवेक चिंतन शक्ति का प्रारंभ नहीं होता, वस्तु स्थायित्व गुण नहीं होता, उसके बाद तब तक कैसे नैतिक होगा बच्चा या नैतिकता सीखेगा। इसलिए यहाँ पर कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास की जो अवस्था बताई, पूर्व परंपरागत स्तर की जो एज बताई, वो बताई जो है इन्होंने 4 से 10 वर्ष। यहाँ पर इसकी जो आयु है वो बताई 4 से 10 वर्ष, यानी 4 से 10 वर्ष की जो अवस्था है इसका नाम दिया पूर्व परंपरागत स्तर। यहाँ पर इन्होंने जो है एक प्रयोग किया था और औषध के संबंध में किया था। इसको मैं एक उदाहरण से भी आपको लास्ट में समझाऊंगा। यहाँ पर 4 से 10 वर्ष की अवस्था पूर्व परंपरागत स्तर कहलाती है। इस अवस्था में होता क्या है कि बालक अपने बड़ों के द्वारा निर्धारित जो रीति रिवाज, जो निर्धारित मानदंड है, उन रीतियों का पालन करता है और उनका पालन करना ही वो नैतिकता समझता है। यहाँ पर परंपरा से जो नैतिकता के नियम चले आ रहे हैं, हमारे पूर्वजों से जो चले आ रहे हैं, उनका पालन करना ही बालक नैतिकता समझता है। ये बात पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आती है। इसमें इनको दो भागों में अवस्था को बांटा। एक आज्ञा व दंड की अवस्था और दूसरी है सरल अहंकार की अवस्था। सबसे पहले हम बात करते हैं आज्ञा व दंड की अवस्था की। साथियों, जो ये आज्ञा और दंड की अवस्था है, यहाँ पर बच्चा पनिशमेंट के भय से, दंड के भय से बड़ों की आज्ञा का पालन करता है और दंड के भय से ही नैतिक विकास उसका होता है, अर्थात दंड ही नैतिक विकास का आधार होता है। तो सवाल क्या महत्वपूर्ण बनेगा कि कोहलबर्ग के अनुसार दंड ही नैतिकता का आधार है, ये किस अवस्था के अंतर्गत है? तो यहाँ पर आएगा आज्ञा व दंड की अवस्था, यानी कि दंड ही नैतिकता का आधार है। पनिशमेंट के भय से माँ बाप, माता पिता कोई काम की कहते बेटा ये कर, पढ़ ले, ऐसा कर, और बच्चा नहीं करता तो पिटता है। उस भय से वो बालक वो कार्य करता है और धीरे धीरे उसमें नैतिकता के गुण विकसित होने लग जाते हैं। तो यहाँ पर आज्ञा और दंड की जो अवस्था है वो पहली अवस्था है। दूसरी सरल अहंकार की अवस्था। सरल अहंकार, यहाँ पर अहंकार जन्म लेना शुरू कर देता है बच्चे में। साथियों, यहाँ पर क्या होता है, आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में चाहता है बालक, क्योंकि यहाँ पर तो स्टार्ट 4 वर्ष से है, तो ये 4 से 6 मान लो आप, 7 से 10 वर्ष जो ये अवस्था होगी सरल अहंकार की, इस अवस्था में बाल्य अवस्था होती है और बाल्य अवस्था में भी बालक धीरे धीरे उत्तर बाल्य अवस्था की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, जिद्दी हो जाता है और अपनी हर हाल में अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति चाहता है, और किसी के दूसरे के द्वारा सताने पर वह उस पर वार भी कर देता है, झगड़ा कर लेता है, चाहे उसे पनिशमेंट ही क्यों ना मिले, दंड ही क्यों ना मिले, और उसमें अहंकार की भावना धीरे धीरे डेवलप होने लग जाती है। इसलिए इसका नाम दिया सरल अहंकार की अवस्था। तो साथियों, पूर्व परंपरागत स्तर प्री कन्वेंशन लेवल को आज्ञा और दंड की अवस्था, इस अवस्था में नैतिकता का आधार दंड होता है, और सरल अहंकार की जो अवस्था है, यहाँ पर बालक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हर हाल में चाहता है और उसमें धीरे धीरे अहंकार की भावना का जन्म होने लगता है। दूसरी अवस्था की यदि हम बात करें तो दूसरी अवस्था साथियों आती है परंपरागत स्तर। दूसरा स्तर कौन सा है? परंपरागत स्तर।
इस परंपरागत स्तर को हम कहते हैं कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल, इसको हम कहते हैं कन्वेंशनल लेवल। यहां पर भी कन्वेंशन लेवल, यहां पर कन्वेंशन लेवल अर्थात परंपरागत स्तर है। और साथियों परंपरागत जो स्तर है, इस परंपरागत स्तर में बालक समूह के जो नैतिक नियम होते हैं उनको अपनाने लगता है। यहां पर समूह के नैतिक नियम, क्योंकि इसकी आयु जो बताई वो आयु बताई 10 से 13 वर्ष। यहां पर इसकी आयु बताई 10 से 13 वर्ष, यानी 10 से 13 वर्ष का जो बालक होगा उसका जो होगा वो परंपरागत स्तर होगा, कन्वेंशनल लेवल होगा। यहां पर बच्चा समूह में रहने लग जाता है। ये गैंग एज होती है, गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था। तो यहां पर गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था, गैंग एज उत्तर बाल्यावस्था, और यहां पर परंपरागत स्तर कहते हैं इसको, ये कन्वेंशनल लेवल कहलाता है। यहां पर 10 से 13 वर्ष की आयु होगी, परंपरागत स्तर होगा। बच्चा इस अवस्था में साथियों समूह में रहने लग जाता है, ये ध्यान रखना। और समूह में रहेगा, ये गैंग एज कहलाती है, गैंग एज, ये गैंग एज है और समूह अवस्था है, इसलिए समूह से बालक नैतिकता को अधिक सीखता है। बच्चा स्कूल भी जाता है, गिरोह में रहने लग जाता है, समूह में रहने लग जाता है। इस अवस्था को परंपरागत स्तर को भी 2 भागों में बांटा, 2 अवस्था में बांटा। 2 अवस्थाओं का नाम है, पहली जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है साथियों प्रशंसा की अवस्था। पहली अवस्था है प्रशंसा की अवस्था। प्रशंसा की अवस्था, प्रशंसा की अवस्था यानी बालक हर हाल में जो कार्य करता है उसकी प्रशंसा चाहता है, अनुमोदन चाहता है। इस अवस्था में बालक सामाजिक अनुमोदन चाहता है, यानी जो बालक कार्य कर रहा है लोग उसको देखें, उसकी प्रशंसा करें। बालक का मन होता है, प्रशंसा की इच्छा होती है, बड़ाई चाहता है वो अपनी। तो इसमें बालक सामाजिक अनुमोदन चाहता है और दूसरे लोग ताकि उसकी प्रशंसा करें। ध्यान रखना, यदि आपसे पूछा जाए कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की ऐसी कौन सी अवस्था है जिसमें बालक अनुमोदन चाहता है, दूसरों का अनुमोदन चाहता है और समाज के मान्य तरीकों को अपनाने लग जाता है या मान्य तरीकों को अपनाता है, तो ऐसी अवस्था परंपरागत स्तर होगा, कन्वेंशनल लेवल होगा। और उसमें भी अगर पूछा जाए तो प्रशंसा की अवस्था कहलाती है। यहाँ पर अनुमोदन चाहता है, समाज के नियम निर्धारित जो हैं उन नियमों के अकॉर्डिंग वो कार्य करता है और फिर उसके मन में ये जिज्ञासा होती है, उसके मन में ये भावना होती है कि लोग उसके कार्य की प्रशंसा करें। दूसरी जो अवस्था आती है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था ये परंपरागत स्तर की दूसरी अवस्था है। इस अवस्था में बालक समाज की परंपराओं के अनुसार आचरण करता है, यानी कि बिल्कुल सामाजिक व्यवस्था के प्रति उसके मन में सम्मान की भावना होती है, यानी वो समाज के जो नियम उनको अडॉप्ट कर लेता है, स्वीकार कर लेता है, उसके अकॉर्डिंग कार्य करता है। तो समाज की भावना, समाज के प्रति उसकी भावना पॉजिटिव होती है, समाज के प्रति उसका रेस्पॉन्स पॉजिटिव होता है, समाज की परंपराओं के अनुसार वह चलना चाहता है और आचरण भी करता है। इसलिए इसको कहते हैं सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान की अवस्था। साथियों, तीसरा जो लेवल है उसे कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल, और यदि हम कहें तो इसे कहेंगे उत्तर परंपरागत स्तर। तीसरा जो स्तर है उत्तर परंपरागत स्तर, और इसको इंग्लिश में कहते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल।
पोस्ट कन्वेंशन लेवल, पोस्ट कन्वेंशन लेवल, इसकी जो आयु है ये होती है 13 वर्ष से और प्रौढ़ अवस्था या किशोर अवस्था तक। तो यहाँ पर प्रौढ़ अवस्था तक जो है बच्चा नैतिकता को सीखता है, तो 13 से ऊपर, 13 वर्ष से ऊपर इसकी आयु होगी। उत्तर परंपरागत स्तर होता है ये, इसे हम पोस्ट कन्वेंशन लेवल कहते हैं। इसमें क्या होता है, सवाल पहला ये बनेगा कि नैतिक विकास का उच्चतम स्तर कौन सा कहलाता है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल, बहुत अच्छा सवाल है कि नैतिक विकास का या कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास का उच्चतम स्तर या नैतिकता का उच्चतम स्तर कौन सा है। तो हमारा आंसर होगा उत्तर परंपरागत स्तर, जिसे हम पोस्ट कन्वेंशन लेवल कहते हैं। तो नैतिकता का सबसे उच्चतम स्तर है ये। यहां पर इस स्तर को 2 अवस्थाओं में विभाजित किया। सबसे पहला सामाजिक समझौते की अवस्था, पहली जो अवस्था है उसका नाम है सामाजिक समझौते की अवस्था, अभी हम समझेंगे इसको। दूसरी जो अवस्था है उस अवस्था का नाम है आंतरिक विवेक की अवस्था। आंतरिक विवेक की अवस्था। बिल्कुल साथियों, यहां पर उत्तर परंपरागत स्तर को भी 2 भागों में बांटा, सामाजिक समझौते की अवस्था और दूसरा आंतरिक विवेक की अवस्था। यहां पर सामाजिक समझौते की अवस्था से तात्पर्य है इस अवस्था में बालक यह समझ जाता है कि समाज के साथ समझौता करके चलने में ही उसकी खुशी है। सामाजिक समझौते की अवस्था अर्थात जैसे वो कोई काम मान लो उसके मन में करने की है और वो काम अनैतिक भी है, तब भी वो कोशिश करता है कि समाज के दायरे में रहकर करे, उसके भय से वो कार्य अनैतिक कार्य नहीं करता है। तो यहाँ पर बालक ये समझ जाता है कि यहाँ पर आंतरिक विवेक की जो अवस्था में ये समझ जाता है कि उसकी समाज के साथ चलने में ही उसकी खुशी है। दूसरी बात, आंतरिक विवेक की अवस्था में बालक यहाँ पर अपने विवेक का इस्तेमाल करने लग जाता है, अपने माइंड का इस्तेमाल करने लग जाता है। यहाँ पर अपने माइंड का इस्तेमाल करने लग जाता है और यहाँ पर क्या करता है वो कि बच्चे में यहाँ पर विवेक जागृत हो जाता है, अर्थात बुद्धि का इस्तेमाल करता है, विवेक जागृत हो जाता है। और दूसरी बात, बालक क्या करता है कि अपने विवेक से निर्णय लेता है, सही या गलत का अपने विवेक से निर्णय लेता है। इसको मैं एक उदाहरण, बेहतरीन उदाहरण से समझाऊंगा। कोहलबर्ग ने 20 वर्ष तक की आयु के बालकों पर कहानियों के माध्यम से प्रयोग किए और कहानियों को सुना करके द्वंद्व उत्पन्न करता था। बच्चे में द्वंद्व उत्पन्न होता था कि ऐसा कार्य यदि मैं करता हूँ तो क्या ये मेरा आचरण नैतिक होगा कि अनैतिक होगा। इस सब पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले हम समझ लेते हैं विवेक की अवस्था। दूसरा, इसमें विवेक की अवस्था में नैतिक विकास की अंतिम अवस्था है। आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास की अंतिम अवस्था कौन सी है, तो आंतरिक विवेक की अवस्था, स्व विवेक की अवस्था, या इसे हम उत्तर परंपरागत स्तर, ये सबसे उच्च स्तर है और अंतिम भी है। तो अगर इसमें अंदर पूछा जाए तो विवेक की अवस्था आएगा। साथियों, कोहलबर्ग ने 20 वर्ष के आयु तक के बच्चों पर प्रयोग किया और कहानियों के माध्यम से द्वंद्व उत्पन्न किया और उसकी समस्याओं का समाधान किया। कैसे? एक उदाहरण आता है, यहाँ पर एक महिला को बीमारी थी, कैंसर था, उसका कोई इलाज नहीं था और वह व्यक्ति जो उसका पति था उसके पास 1000 रुपए थे और जाकर के डॉक्टर से दवाई लेने जाता है। उसको डॉक्टर ने बताया कि एक ऐसे से एक व्यक्ति दवा बनाता है, वहीं पर वो दवा मिल सकती है, आप जाएं और वो दवा लेकर आए तो इसका इलाज है, अन्यथा मृत्यु निश्चित है। वो व्यक्ति पत्नी के लिए दवा लेने जाता है, वहाँ जाकर उससे कहता है और वो दवा जिस कीमत पर बनी थी उससे कई अधिक गुना दाम में बेच रहा था।
उसके पास 1000 रुपये थे, वो 2000 की दे रहा था। उसने कहा कि बाकी पैसे मैं आपको बाद में लौटा दूंगा, आप मुझे वो दवा दे दीजिए। लेकिन उस व्यक्ति ने, दवा बनाने वाले ने उसको दवा नहीं दी, रिक्वेस्ट करने के बाद भी नहीं दी। वो घर आ गया, रात्रि के समय वो गया और उसकी दवा को चोर करके ले आया, चुरा करके ले आया। साथियों, आपसे पूछा जाए कि नैतिक विकास की कौन सी अवस्था के अंतर्गत आएगा, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। तो बच्चे में जिज्ञासा उत्पन्न होती है, उसने द्वंद्व उत्पन्न कर दिया, क्या उसे दवा चुरानी चाहिए थी? दवा चुराई तो समाज उसको क्या कहेगा, अच्छा या बुरा कहेगा? दवा नहीं चुराता, पत्नी मर जाती तो समाज उसे क्या कहता? इस प्रकार बहुत सारे प्रश्न होते हैं। नैतिकता किस स्तर पर निर्धारित होती है? तो इसके सवाल में आंतरिक विवेक की अवस्था, अंत में विवेक काम करता है और अपनी पत्नी को बचाने के लिए वह स्वयं विवेक का इस्तेमाल करता है और दवा चुरा लेता है। तो इसके प्रश्न भी मैं करवाऊंगा उस वीडियो में। आप उस कोहलबर्ग के नैतिक विकास संबंधित जितने भी प्रश्न है, जीन पियाजे संबंधित जितने भी प्रश्न है, उनको हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम अभी नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं कि और भी अवस्थाओं का चर्चा किए और अवस्थाएं बताइए नैतिक विकास की, जो परीक्षा में फर्स्ट ग्रेड में, सेकंड ग्रेड में पूछी गई है, उन पर हम अब चर्चा करेंगे। अब हम बात करते हैं कोहलबर्ग के नैतिक सिद्धांत के बाद, यदि कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित जो वर्गीकरण है, उस वर्गीकरण को कुछ और आगे बढ़ाने का यदि प्रयास किया जाए, तो अनेक विद्वानों ने इस वर्गीकरण को और आगे बढ़ाया है, इसको बेहतर ढंग से समझाने का प्रयास किया है। तो इस वर्गीकरण को जो समझाया गया है उसको मैं यहाँ पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। तो ये जो वर्गीकरण है, इस वर्गीकरण में 5 अवस्थाएं बताइए नैतिक विकास की। अभी कौन कौन सी अवस्थाएं, एक मैं यहाँ पर डायग्राम बना रहा हूँ, उस डायग्राम में मैं 5 अवस्थाएं बताऊंगा। यहाँ तक कि फर्स्ट ग्रेड 2012 और इनमें कई बार सवाल पूछा गया है यहाँ से, कोहलबर्ग से ना पूछ करके। तो आप इनको ऐसे नहीं समझे कि कोहलबर्ग ये महत्वपूर्ण नहीं है, ये बराबर महत्वपूर्ण है। कई बार इनमें से भी सवाल आते रहते हैं और पूछे हुए हैं। तो साथियों, अब हम बात करते हैं एक अन्य वर्गीकरण की। और अन्य वर्गीकरण ऐसे लिख सकते हैं इसको। अन्य वर्गीकरण किसका है? ये नैतिक या चारित्रिक विकास का। नैतिक या चारित्रिक विकास का एक अन्य वर्गीकरण मैं आपको समझा रहा हूं। यहां पर 5 अवस्थाएं बताई, 5 स्तर कह सकते हैं या अवस्थाएं कह सकते हैं, एक ही बात है इसमें। यहां पर 5 अवस्थाएं। सबसे पहली जो स्टेज है उसे पूर्व नैतिक अवस्था कहा। सबसे पहली स्टेज, मैं यहां पर एक डायग्राम बना रहा हूं। यहाँ पर पहला ये है, एक आप भी बना सकते हो, याद करने के लिए सरल भी रहेगा और समझने के लिए भी। दूसरी जो अवस्था है ये बढ़ते क्रम में है, जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी। तीसरी अवस्था। अब हम बात करते हैं चौथी अवस्था की। और इसके बाद जो है वो है 5वीं अवस्था, सबसे टॉप। सबसे पहली जो अवस्था है, यहां से हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली अवस्था नंबर 1, 2, 3, 4 और 5। यहां पर साथियों 5 अवस्थाएं बताई, 5 अवस्थाएं, या इसको हम कह सकते हैं स्तर। अब वो कौन कौन से? सबसे पहला हम बात करते हैं पूर्व नैतिक अवस्था। यहां पर अन्य वर्गीकरण में पहली जो अवस्था है नैतिक विकास की, उसका नाम दिया साथियों पूर्व नैतिक अवस्था। पूर्व नैतिक अवस्था। यहां पर पूर्व जो नैतिक अवस्था है,
ये पूर्व नैतिक अवस्था की जो उम्र बताई गई वो है 0 से 2 वर्ष। सबसे पहले हम इसके आंकड़े देखते हैं, उसके बाद समझाएंगे। 0 से 2 वर्ष। तो साथियों, पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष, इसको इंग्लिश में अमोरल स्टेज कहा जाता है। अमोरल स्टेज, यहां पर पूर्व नैतिक अवस्था अमोरल स्टेज पहली अवस्था है, ध्यान रखना, 0 से 2 वर्ष। दूसरी अवस्था जो है वो है स्व केंद्रित अवस्था। स्व केंद्रित अवस्था। हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हल कर लेते हैं, आए हुए प्रश्नों को हल कर लेते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि वो प्रश्न उठा कैसे, कहां से आया है। स्वकेंद्रित अवस्था जो दूसरी अवस्था है, इस स्वकेंद्रित अवस्था को सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कहा जाता है। सेल्फ सेंटर्ड स्टेज। यहां सेल्फ सेंटर्ड स्टेज है। इसकी जो एज है साथियों, वो एज आती है सेल्फ सेंटर्ड की 3 से 6 वर्ष। 3 से 6 वर्ष। तीसरी जो अवस्था है, यदि हम उस अवस्था की बात करें तीसरी अवस्था की, तो तीसरी अवस्था, यहां पर तीसरी जो अवस्था है वो है परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था। यानी कि जो रूढ़ी से परंपरागत रूप से पीढ़ी दर पीढ़ी आ रही है, वो परंपरा जो है उसको अडॉप्ट करना, स्वीकार करना, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। साथियों, इसकी जो आयु मानी है वो 7 वर्ष से लेकर के और किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। यहां पर इसकी आयु ध्यान रखना, यहां लिख रहा हूं मैं, 7 वर्ष से किशोर अवस्था, किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। यहां पर 7 वर्ष से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक की जो आयु है परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहलाती है। इस अवस्था को जो है कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज। कन्वेंशनल स्टेज। यहां पर कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज परंपराओं को धारण करने की अवस्था कहा जाता है। तीसरी अवस्था है 7 वर्ष से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक। पहले तो क्वेश्चन यही बनेगा, पूर्व नैतिक अवस्था की एज 0 से 2 वर्ष या 0 से 2 वर्ष की अवस्था को, नैतिक विकास की अवस्था को क्या नाम दिया गया? पूर्व नैतिक अवस्था, स्व केंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने की अवस्था। चौथी जो महत्वपूर्ण अवस्था है वो है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। चौथी अवस्था का नाम है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। बिल्कुल साथियों, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था चौथी स्टेज का नाम है और ये किशोर अवस्था जो होती है उस किशोर अवस्था की आयु को कहा जाता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था किशोर अवस्था को कहा जाता है। इसको ध्यान रखना, ये पूछा हुआ सवाल है फर्स्ट ग्रेड में। किशोर अवस्था यानी किशोर अवस्था को आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था नाम दिया। यहां पर इसे इंग्लिश में जो कहते हैं वो कहते हैं इरेशनल IRRATIONAL इरेशनल कॉन्साइंटियस इरेशनल कॉन्साइंटियस
स्टेज कहते हैं इसको, स्टेज। इरेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज, इसे आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाएगी? किशोर अवस्था। इसके बाद सबसे उच्चतम और अंतिम जो अवस्था है, चरम अवस्था जिसे कहा जा सकता है, उसे कहते हैं आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। ये आधार युक्त आत्मचेतना की जो अवस्था है उच्चतम है, इसे प्रौढ़ अवस्था को कहा जाता है। यानी कि जो प्रौढ़ अवस्था होती है, प्रौढ़ अवस्था, उसे क्या कहा जाता है? आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। अब मैं बताऊंगा आपको ये प्रश्न भी कैसे कैसे बने। यहां पर इस आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था को रेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज कहते हैं। रेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज। रेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था, जिसे प्रौढ़ अवस्था कहा जाता है। तो यहाँ पर 5 अवस्थाएं हमने पढ़ी अन्य वर्गीकरण में। अब इनकी एक एक की हम व्याख्या देखते हैं। सबसे पहले आप एक बार इनके नाम देखें। सबसे पहली अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था, स्वकेंद्रित अवस्था, परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, आधारहीन। आधारहीन ध्यान रखना, यहाँ पर आधारहीन है और ये आधार युक्त है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था और आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। तो पूर्व नैतिक अवस्था की आयु 0 से 2 वर्ष, यानी कि बिल्कुल यहाँ पर जो 0 से 2 वर्ष है वो पूर्व शैशव अवस्था जिसे हम कह सकते हैं, या अर्ली जो शैशव अवस्था है 0 से 2 वर्ष। स्वकेंद्रित अवस्था 3 से 6 वर्ष। परंपराओं को धारण करने की अवस्था। अवस्थाओं का पहला क्वेश्चन तो ऐसा ही बनता है कि किस, जैसे सवाल फर्स्ट ग्रेड में आया था, फर्स्ट ग्रेड में सवाल आया था आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था का। तो उसमें सवाल क्या था कि किशोरों में चरित्र निर्माण संबंधी अवस्था कौन सी है। सवाल क्या था? किशोरों में चरित्र निर्माण संबंधी अवस्था कौन सी है। साथियों, चाहे वो नैतिक अवस्था पूछे और चाहे चरित्र निर्माण अवस्था पूछे, आप कंफ्यूज नहीं होना आपको। तो चरित्र निर्माण की अवस्था या नैतिक अवस्था एक ही बात है। तो यहाँ पर किशोरों में चरित्र निर्माण की अवस्था या किशोरों में नैतिक विकास की अवस्था का नाम पूछा था केवल मात्र। बहुत सरल सवाल था, समझने का फर्क था। तो वो था आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। इरेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज कहते हैं इसे, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। अब हम एक एक स्टेज को लेते हैं। सबसे पहली अवस्था है पूर्व नैतिक अवस्था। साथियों, पूर्व नैतिक अवस्था में क्या अच्छा है और क्या बुरा है। 0 से 2 वर्ष है। यहां पर आप देखें कि 0 से 2 वर्ष में क्या अच्छा है क्या बुरा है बच्चे को बिल्कुल पता नहीं होता। बच्चा अपनी इच्छाओं और भावनाओं संवेगों पर नियंत्रण नहीं रख पाता। उसका अपनी इच्छाओं पर संवेगों पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जिद कर लेता, क्रोध आता है तो आता है, रोने लग जाता है। इच्छा है चीज लेनी है तो लेनी है, किसी को क्या बुरा लगता है कोई मतलब नहीं है। तो 0 से 2 वर्ष अवस्था जो है पूर्व नैतिक अवस्था है। यहाँ पर नैतिकता से कोई लेना देना नहीं होता। इच्छित व्यवहार की जिद पकड़ता है, जो उसकी इच्छा होती है उसी की बालक जिद पकड़ता है। इसे पूर्व नैतिक अवस्था नाम दिया। दूसरी जो अवस्था है स्वकेंद्रित अवस्था, इसे सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कहा जाता है। सेल्फ सेंटर्ड, अपने आप पर सेंटर्ड होना, अर्थात सभी इच्छाएं स्वकेंद्रित होती है। बालक की जो इच्छा होती है अपनी इच्छाओं की पूर्ति चाहता है, चाहे दूसरे व्यक्ति को कितना भी अच्छा लगे या कितना भी बुरा लगे। उसके लिए वही नैतिक होता है जो उसके आत्म कल्याण के लिए हो, जो उसका भला करे, उसके आत्म कल्याण के लिए हो। साथियों, उसे वही अच्छा लगता है और उसे जो है वो कार्य करना अच्छा लगता है, जिसे क्या कहा जाता है? स्वकेंद्रित अवस्था कहा जाता है। यहाँ पर सभी क्रियाएं अपनी इच्छाओं की पूर्ति के इर्द गिर्द करता है, इसलिए सेल्फ सेंटर्ड होता है।
और अवस्था 3 से 6 वर्ष। यहाँ पर बच्चा अपनी इच्छा, जैसे मान लो कोई सामान लेकर आए, छोटा भाई बहन या बड़ा भाई बहन है, और वो सामान कोई मिठाई है या कोई फ्रूट है वो खा रहा है, बड़ा भाई देख रहा है, दे दे, नहीं दूंगा। अब वो पूरा खाता रहता है और दूसरे को नहीं देता, चाहे कितना भी बुरा लग रहा हो दूसरे को, लेकिन वो नहीं देता। आपने देखा होगा। दूसरी बात, यहाँ पर नैतिकता का अभाव यहाँ तो बिल्कुल ही जीरो होता है, नैतिकता का कोई गुण नहीं होता। लेकिन यहाँ पर भी नहीं होता, लेकिन थोड़ा सा बच्चा अनुकरण से सीखता है, इसलिए माइंड में ये चीज हो जाती है। यहाँ पर एक उदाहरण से आपको समझाऊं, जैसे घर पर कोई रिश्तेदार आया, अब रिश्तेदार आया तो हम उसके लिए चेयर डालते हैं कि बैठाने के लिए, या कोई मेहमान आता है तो उसके लिए चेयर डाली, मेहमान बैठने लगा, बच्चा जाकर पहले बैठ गया। हम कहेंगे बेटा खड़ा हो जा, तू अंकल को बैठ जाने दे, तो नहीं बैठने देगा, मैं बैठूंगा। वो जिद कर लेता है, यानी कि वो समझता नहीं उस बात को कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। यहां पर भी बच्चा अच्छे बुरे की समझ ज्यादा नहीं होती है, सभी क्रियाएं उसकी इच्छा है, बैठने की तो बैठेगा, उसकी इच्छा ये करने की तो करेगा। यहां पर स्व केंद्रित अवस्था, सेल्फ सेंटर्ड स्टेज कहा जाता है इसको। तीसरी जो अवस्था है वो परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था है, जिसे 7 वर्ष से किशोर अवस्था के प्रारंभ तक माना गया है। साथियों, कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है परंपराओं को धारण करने की अवस्था। बिल्कुल, अभी मैंने कोहलबर्ग में भी समझाया था, परंपराओं को, रूढ़ियों को, जो हमारी परंपराओं से नैतिक जो गुण है, माता पिता से जो हम अर्जित करते हैं, दूसरों का सम्मान करना, बड़े का आदर करना, वो परंपराओं को धारण करने लगता है बच्चा विवेकशील हो जाता है, चिंतनशील हो जाता है, सोचने समझने की शक्ति विकसित हो जाती है। इसलिए परंपराओं को धारण, अच्छाई और बुराई का उसको ज्ञान हो जाता है। यहां पर उसको ज्ञान नहीं था, क्या अच्छा है क्या बुरा है, उसका ज्ञान होने लग जाता है। और सामाजिक गुणों को धारण करते हुए यहां पर देखा जाता है, जो सामाजिक गुण है उनको अडॉप्ट करता है, उसके अकॉर्डिंग व्यवहार करने की कोशिश करता है। माता पिता और गुरुओं का सम्मान करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है। कौन सी अवस्था में? परंपराओं को धारण करने वाली अवस्था, जिसे कन्फर्मिंग कन्वेंशनल स्टेज कहा जाता है। साथियों, चौथी जो अवस्था है, आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, इरेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज कहा जाता है इसे। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था, इसे किशोर अवस्था नाम से जाना जाता है। सवाल आया था फर्स्ट ग्रेड में, याद रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। सवाल ऐसे ही पूछेगा वो, सवाल कैसे कि किशोरों में चरित्र निर्माण से संबंधित अवस्था कौन सी है? तो किशोर अवस्था ये है, तो किशोरों में चरित्र निर्माण या नैतिक निर्माण की अवस्था कौन सी होगी? आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। आपसे पूछा जाए कि प्रौढ़ अवस्था में चारित्रिक निर्माण से संबंधित अवस्था कौन सी है? तो प्रौढ़ों में चरित्र निर्माण संबंधित अवस्था होगी आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। यहां पर चौथी अवस्था की बात कर रहे थे हम, किशोर अवस्था की। साथियों, किशोर अवस्था में जब बच्चा किशोर अवस्था में हो जाता है तो यहां पर आत्मचेतना का प्रादुर्भाव हो जाता है, आत्मचेतना जागृत हो जाती है, बच्चा चिंतनशील हो जाता है, अच्छे बुरे का अच्छी तरह समझ हो जाती है उसमें। बच्चा समाज में अपनी प्रतिष्ठा चाहता है, अपने द्वारा किए गए कार्यों की सामाजिक स्वीकृति चाहता है। आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था में यह मेरा आचरण है, इसकी उसको समझ हो जाती है, मैं ऐसा कर रहा हूं, ये गलत है कि सही है, इसकी उसको अच्छी तरह समझ हो जाती है। इसीलिए इस अवस्था का नाम है आधारहीन आत्मचेतना की अवस्था। और साथियों, जो अंतिम जो अवस्था है, चरम अवस्था, नैतिक विकास की चरम अवस्था का नाम प्रौढ़ अवस्था है। आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था कहा जाता है रेशनल कॉन्साइंटियस स्टेज, इसे कहते हैं आधार युक्त आत्मचेतना की अवस्था। साथियों, यहां पर चरम अवस्था कहेंगे, नैतिक आचरण की बात व्यक्ति भावनाओं में बहकर नहीं करता। यहां पर नैतिकता की बातें, ऐसा नहीं कि भावना में बह गए और नैतिकता की बात कर रहे हैं, हाँ ऐसा कर, नहीं, बच्चा स्व विवेक से निर्णय लेने लग जाता है। बच्चा नहीं कहेंगे यहां पर प्रौढ़ हो गया, प्रौढ़ जो व्यक्ति होता है वो स्व विवेक से निर्णय लेता है, अच्छे बुरे की उसको अच्छी तरह समझ हो जाती है। यहां पर संज्ञानात्मक विकास हो जाता है। और यहां पर इस अवस्था में प्रौढ़ नैतिक आचरण की बात भावनाओं में बहकर नहीं करता, बल्कि अपनी मस्तिष्क शक्तियों का, यानी संज्ञानात्मक शक्तियों का पूर्ण उपयोग करके और फिर
जो है नैतिकता की बात करता है, नैतिकता का पालन करता है, यानी स्व विवेक का इस्तेमाल करता है। किस अवस्था में? आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था में। नैतिक विकास की चरम अवस्था आधारयुक्त आत्मचेतना की अवस्था। नैतिक विकास की सबसे निम्नतम अवस्था पूर्व नैतिक अवस्था 0 से 2 वर्ष। नैतिक विकास का प्रारंभ या नैतिक विकास के या परंपराओं को धारण करने की अवस्था किस आयु तक है? तो 7 वर्ष से किशोर अवस्था तक। साथियों, इस प्रकार विभिन्न प्रकार के सवाल बनते हैं और यहाँ पर हमने कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत और साथ में अन्य विद्वानों द्वारा इस वर्गीकरण को आगे बढ़ा करके अन्य जो नैतिक या चारित्रिक जो वर्गीकरण है, नैतिक विकास या चारित्रिक विकास का वर्गीकरण 5 भागों में हमने बांटकर पढ़ा। इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरों की श्रृंखला में जो हम डेली तो नहीं कर पा रहे हैं, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं, क्योंकि मैं रोजाना वीडियो अपलोड नहीं कर पाता, समस्याएं हैं, लेकिन कोशिश करता हूं कि 1-2 दिन में मैं अपलोड करूं, तो आप जैसा आपके पास मैसेज पहुंच जाता होगा। और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन की घंटी भी प्रेस करें ताकि अगले नोटिफिकेशन की सूचना आपको प्राप्त हो सके। तो आप बने रहे हमारे चैनल के साथ और लगातार मनोविज्ञान की क्लास निर्बाध रूप से चलती रहेंगी। परीक्षा तक ये तैयारी आपकी शानदार तैयारी के मैं प्रयासरत हूं, अपने अनुभव साझा करता हूं और तथ्य आपको एकदम सटीक तथ्य आपको उपलब्ध करवाता हूं। साथियों, इसके बाद हम नैतिक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे कल, जिसमें नैतिक विकास किसका? जीन पियाजे का। और इसके प्रश्नोत्तर की श्रृंखला को आज रात को ही आपको या कल सुबह जो विकास नैतिक विकास के सिद्धांत इसके प्रश्न आपको उपलब्ध हो जाएंगे। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।